नमस्कार। आज हम बागवानी की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि ये पौधे आखिर बनते कैसे हैं। क्या हमेशा बीज ही चाहिए या फिर पौधे का कोई और हिस्सा जैसे तना, पत्ती, जड़, इनसे भी नया पौधा बन सकता है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पौधों को बढ़ाने के मुख्य रूप से दो ही रास्ते हैं। दो? कौन कौन से? एक तो है लैंगिक तरीका, मतलब सेक्सुअल प्रोपगेशन, ये होता है बीजों के जरिए। अच्छा, बीज से, ठीक है। और दूसरा है अलैंगिक, या जिसे वानस्पतिक तरीका कहते हैं, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें हम पौधे के ही किसी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले लैंगिक वाले की बात करते हैं, यानी बीज से। नाम से ही लग रहा है, बीज बोया, पौधा उगाया। इनको सीडलिंग कहते हैं ना? हाँ, सीडलिंग। इसका फायदा ये है कि बीज से उगे पौधों में अक्सर ज्यादा जान होती है, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब वो ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं, और जैसे मौसम बदलता है या कीड़े बीमारी लगते हैं तो उनका सामना बेहतर कर पाते हैं। उनकी जड़ें भी अक्सर ज्यादा गहरी और फैली हुई होती है। ये तो बड़ा फायदा है। और शायद नई किस्में बनाने के लिए भी यही तरीका है, क्योंकि हर बीज अलग होता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल सही। नई किस्म बनानी है तो बीज ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि उसमें माँ बाप के गुणों का एक नया मेल होता है, विविधता आती है। और हाँ, रूट स्टॉक तैयार करने के लिए भी अक्सर बीज ही उगाते हैं। रूट स्टॉक मतलब वो जड़ वाला हिस्सा जिसपे ग्राफ्टिंग करते हैं? हाँ, वही। और कुछ पौधे हैं जैसे पपीता है, फालसा है, उनमें तो व्यवहारिक रूप से बीज ही अकेला तरीका है उगाने का। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत भी तो होगी? हाँ, एक बड़ी चुनौती है। बीज से उगा पौधा वो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा नहीं होता। थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे किसी खास पेड़ के मीठे आम चाहिए तो बीज लगाना रिस्की है? हाँ बिल्कुल, गारंटी नहीं होती। और दूसरी बात, ये पौधे फल देने में भी अक्सर ज्यादा समय लगा देते हैं। कई साल इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो है। और पेड़ भी काफी बड़े हो जाते होंगे, फिर उनकी देखभाल, कटाई छटाई, वो सब मुश्किल। हाँ, खर्चा भी बढ़ जाता है। तो यहीं पर दूसरा तरीका काम आता है, अलैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन। अच्छा, जिसमें पौधे के हिस्से इस्तेमाल करते हैं, तना, पत्ती, जड़ वगैरह। इनको सैपलिंग कह सकते हैं? हाँ, सैपलिंग। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? क्या? पौधा आनुवांशिक रूप से, मतलब जेनेटिकली, बिल्कुल अपने मूल पौधा जैसा होता है। एकदम कॉपी? ट्रू टू टाइप जिसे कहते हैं। अरे वाह! मतलब अगर पड़ोस वाले बाग के अमरूद बहुत मीठे हैं तो मैं उसकी टहनी से पौधा बनाऊं तो वैसा ही मीठा फल मिलेगा? हाँ बिल्कुल, गारंटी है। और दूसरी अच्छी बात, ये पौधे फल भी जल्दी देने लगते हैं, बीज वाले पौधों से कई साल पहले। ये तो कमाल है। और जैसे केला है या बिना बीज वाले अंगूर, वो कैसे उगते हैं फिर? हाँ, उनमें तो बीज होते ही नहीं या काम के नहीं होते। वो सब अलैंगिक तरीकों से ही उगाए जाते हैं। अच्छा, और इसमें वो रूट स्टॉक वाली बात भी है शायद, मतलब जड़ किसी और की, तना किसी और का। बिल्कुल, ग्राफ्टिंग जैसी तकनीकों से हम ये कर सकते हैं। मान लीजिए एक जड़ है जो बीमारी से लड़ सकती है, और एक टहनी है जिस पर फल अच्छे आते हैं। दोनों को जोड़ दिया, एक सुपर पौधा बन गया। और ये पौधे ज्यादा बड़े भी नहीं होते शायद, तो देखभाल आसान? हाँ, अक्सर इनका आकार नियंत्रित रहता है, छिड़काव, कटाई सब आसान हो जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ तो कमियां होंगी? हाँ है। एक तो ये कि इससे आप नई किस्म नहीं बना सकते, ये तो बस नकल बना रहा है। ठीक है। दूसरा, कटिंग, ग्राफ्टिंग जैसी तकनीकों के लिए थोड़ी जानकारी, थोड़ा हुनर चाहिए, तो कभी कभी ये महंगा पड़ सकता है। और आमतौर पर इन पौधों की उम्र बीज से उगे पौधों जितनी लंबी नहीं होती। समझ गया। तो मतलब दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, अपनी अपनी जगह है। अच्छा, अब ये जो अलैंगिक तरीके हैं, इन पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे ज्यादा तो मैंने कटिंग लगाने के बारे में सुना है। हाँ, कटिंग शायद सबसे आम और सबसे आसान तरीका है। इसमें हम पौधे का एक हिस्सा काटते हैं, ज्यादातर तना, पर कभी कभी पत्ती या जड़ भी, और उसे सही माहौल में लगा देते हैं। सही माहौल मतलब? नम मिट्टी या पानी में। हाँ, जैसे नम मिट्टी, रेत, कोकोपीट या पानी में। अगर सब ठीक रहा तो वो हिस्सा अपनी जड़ें या टहनियां जो भी कम है वो उगा लेता है, और एक पूरा नया पौधा बन जाता है। अच्छा, तने की कटिंग सबसे आम है ना? इसमें भी कुछ अलग अलग तरह की होती है क्या कटिंग? हाँ, तने की उम्र और वो कितना सख्त है, इस हिसाब से कटिंग अलग अलग होती है। जैसे एक होती है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड मतलब सख्त लकड़ी? हाँ, ये पिछले साल की पकी हुई लकड़ी जैसी सख्त टहनियों से लेते हैं, अक्सर सर्दियों में जब पौधा सो रहा होता है। गुलाब, अंगूर, अंजीर, ये सब इससे अच्छे लगते हैं। अच्छा, और फिर होती है सेमी हार्डवुड कटिंग। ये थोड़ी नरम होती है, मतलब इसी सीजन में बड़ी हुई टहनी पर थोड़ी लकड़ी जैसी हो गई हो, जैसे अमरूद, नींबू, क्रोटॉन वगैरह।
और फिर है सॉफ्टवुड कटिंग। ये बिल्कुल नई हरी मुलायम टहनियों से लेते हैं। ये तेजी से जड़ें पकड़ सकती हैं, जैसे कोलियस है या कुछ और सजावटी पौधे। एक हर्बेशियस कटिंग भी होती है जो गुलदाउदी जैसे शाकीय पौधों की कोमल टहनियों से बनती है। मतलब पौधे और मौसम के हिसाब से सही कटिंग चुननी पड़ती है। क्या पत्ती या जड़ से भी कटिंग लगती है? हाँ, कुछ पौधों में, जैसे स्नेक प्लांट है या पत्थर चट्टा देखा है, उसकी पत्तियों के किनारे से ही छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। हाँ देखा है। तो वो पत्ती कटिंग से लग सकते हैं। और कुछ पौधे जैसे ब्लैकबेरी या अंजीर, उनकी जड़ों के टुकड़ों से भी नए पौधे बन जाते हैं। पर ये जड़ वाली कटिंग कम आम है। ठीक है, कटिंग तो सुनने में सीधी लग रही है। हाँ, पर कुछ पौधे होते होंगे जिनकी कटिंग आसानी से नहीं लगती होगी। हाँ, उनमें जड़ें नहीं आती होंगी। हाँ, बिल्कुल होते हैं। और उन्हीं के लिए फिर दूसरी तकनीकें हैं, जैसे लेयरिंग। लेयरिंग? हाँ, इसमें क्या करते हैं? लेयरिंग की खास बात यह है कि हम टहनी पर जड़ें तब उगाते हैं जब वो अपनी माँ पौधे से जुड़ी ही रहती है। अच्छा, मतलब काटते नहीं है पहले? नहीं, पहले नहीं काटते। टहनी पौधे से जुड़ी रहती है, उसे वहां से खाना पानी मिलता रहता है। इससे जड़ें निकलने की उम्मीद बढ़ जाती है। जब जड़ें अच्छी तरह निकल आएं, तब उसे काटकर अलग पौधा बना लेते हैं। अरे वाह, ये तो कटिंग से ज्यादा सेफ तरीका हुआ फिर मुश्किल पौधों के लिए। इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, कई तरह के हैं। सबसे आसान है सिंपल लेयरिंग। इसमें पौधे की कोई निचली लचीली टहनी होती है ना, उसे झुकाकर जमीन में मिट्टी में दबा देते हैं। अच्छा, बस दबा देते हैं? हाँ, थोड़ी सी छाल खुरच कर दबा देते हैं। कुछ हफ्तों में वहीं पर जड़ें आ जाती हैं। चमेली, एक्सोरा जैसे पौधों में ये खूब करते हैं। और अगर टहनी जमीन तक ना आ पाए तो, जैसे बड़ी पेड़ की शाखा? हाँ, उसके लिए है एयर लेयरिंग, या जिसे गूटी बांधना भी कहते हैं। गूटी, ये नाम तो सुना है मैंने। हवा में जड़ें कैसे? इसमें हम टहनी के बीच के हिस्से से ना छाल का एक गोल छल्ला हटा देते हैं, फिर उस कटी हुई जगह पर जड़ें निकालने वाला हार्मोन लगाते हैं और उसे गीली मॉस घास या मिट्टी से ढक देते हैं। अच्छा, गीली मॉस से? हाँ, और फिर ऊपर से पॉलीथीन लपेटकर कस के बांध देते हैं ताकि नमी बनी रहे। मॉस की नमी से वहीं हवा में जड़ें निकल आती हैं। कमाल है। हाँ, लीची, अनार, अमरूद, नींबू, कई फलों के पेड़ इसी गूटी विधि से तैयार किए जाते हैं। ये बहुत कामयाब तरीका है। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब लेयरिंग उन पौधों के लिए बहुत बढ़िया है जो कटिंग से आसानी से नहीं लगते। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस न करें। इस एपिसोड के विस्तृत नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अच्छा, एक और शब्द जो बहुत सुनने को मिलता है वो है ग्राफ्टिंग। ये क्या चीज है? ग्राफ्टिंग, ये तो बागवानी की एक अद्भुत कला और विज्ञान है। आप इसे एक तरह की प्लांट सर्जरी समझ सकते हैं। प्लांट सर्जरी? हाँ, इसमें हम दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस तरह जोड़ते हैं कि वो आपस में जुड़ जाएं और एक ही पौधे की तरह बढ़ने लगे। दो अलग पौधे? पर ऐसा करते क्यों हैं? क्या जरूरत है? जरूरत है और बहुत बड़ा फायदा है। मान लीजिए आपके पास एक जंगली पौधा है। उसकी जड़ें, जिसे हम रूट स्टॉक कहते हैं, वो बहुत मजबूत हैं। वो बीमारियों से लड़ सकती हैं और आपके इलाके की मिट्टी पानी में खूब अच्छी चलती हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसी किस्म है जिसके फल या फूल, मतलब सायन जिसे कहते हैं, वो लाजवाब है, पर शायद उसकी जड़ें कमजोर हैं। अच्छा। तो ग्राफ्टिंग से आप क्या कर सकते हैं? मजबूत जड़ों वाले पौधे पर बढ़िया फल या फूल वाली टहनी को जोड़ सकते हैं। ओह अच्छा, मतलब जड़ें किसी और की, फल किसी और के, दोनों की खूबियां एक ही पौधे में। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात। रूट स्टॉक जमीन से जुड़ी मजबूती देता है और सायन हमें मनचाहे फल या फूल देता है। समझ गया। पर ये जुड़ते कैसे हैं पौधे? क्या कोई भी दो पौधे जुड़ जाते हैं या ये हमेशा कामयाब होता है? नहीं, कोई भी दो नहीं जुड़ते। सबसे जरूरी है कंपैटिबिलिटी, मतलब उनका आपसी मेल। दोनों पौधों के ऊतक, खासकर वो पानी और खाना ले जाने वाली नलियां होती है ना, वैस्कुलर टिश्यू, उनका आपस में सही से जुड़ना जरूरी है, वरना ग्राफ्ट फेल हो जाएगा। अच्छा, मेल होना जरूरी है। हाँ, और इसके कई तरीके हैं, पर मूल सिद्धांत यही है कि रूट स्टॉक और सायन के कटे हुए हिस्सों को सफाई से काटकर कसकर एक दूसरे से मिलाया जाए ताकि वो जुड़ सकें और एक होकर बढ़ना शुरू कर दें। कुछ आम तरीकों के नाम बता सकती हैं? जैसे आम वगैरह में कौन सी ग्राफ्टिंग करते हैं? हाँ, आम में विनियर ग्राफ्टिंग काफी चलती है। एक इनार्चिंग या अप्रोच ग्राफ्टिंग भी होती थी पहले, जिसमें सायन को माँ पौधे से अलग नहीं करते थे जब तक वो जुड़ ना जाए। सेब, नाशपाती में विप ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग करते हैं पतली टहनियों के लिए। मोटे रूट स्टॉक में क्लेफ्ट
सॉफ्ट ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें चीरा लगाकर सायन फंसाते हैं। अच्छा, और ये टॉप वर्किंग क्या होता है? टॉप वर्किंग मतलब जैसे कोई पुराना पेड़ है या उसकी किस्म अच्छी नहीं है तो उसकी मोटी शाखाओं को काटकर उन पर नई अच्छी किस्म की सायन ग्राफ्ट कर देते हैं, तो पूरा पेड़ बदले बिना उसकी क्वालिटी सुधर जाती है। एक ब्रिज ग्राफ्टिंग भी होती है, अगर पेड़ का तना नीचे से चोट खा गया हो तो उसे ठीक करने के लिए। काफी तरीके हैं। ग्राफ्टिंग से ही मिलता जुलता एक और नाम है बडिंग। क्या ये ग्राफ्टिंग ही है या कुछ अलग है? बडिंग, हाँ, ये असल में ग्राफ्टिंग का ही एक प्रकार है, बस एक मुख्य फर्क है। क्या फर्क है? ग्राफ्टिंग में हम सायन की पूरी टहनी या उसका एक हिस्सा लेते हैं ना, बडिंग में हम सिर्फ एक कली लेते हैं। सिर्फ एक कली पूरी टहनी की जगह? हाँ, सिर्फ एक कली, उसके साथ छाल का छोटा सा टुकड़ा। उस कली को रूट स्टॉक की छाल में एक खास तरीके से फिट कर दिया जाता है। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? सिर्फ एक कली क्यों? फायदा ये है कि इसमें सायन का मटेरियल बहुत कम लगता है। सोचिए, एक छोटी सी टहनी पर कई कलियां होती हैं, तो एक ही टहनी से कई पौधे तैयार हो सकते हैं बडिंग से। हाँ, ये तो है। और ये अक्सर ग्राफ्टिंग से थोड़ा आसान भी होता है और छोटे पौधों या रूट स्टॉक्स पर भी किया जा सकता है। गुलाब देखा है नर्सरी में जो मिलते हैं? हाँ, गुलाब वो ज्यादातर बडिंग से ही तैयार होते हैं। ऐसे ही संतरे, बेर, आड़ू, कई फलों के पौधे भी बडिंग से बनते हैं। तो बडिंग के भी अलग अलग तरीके होते होंगे फिर, जैसे ग्राफ्टिंग के थे? हाँ, होते हैं। सबसे आम है टी बडिंग या शील्ड बडिंग। इसमें रूट स्टॉक पर अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा चीरा लगाते हैं और उसमें ढाल के आकार की कली फंसा देते हैं। अच्छा, टी बडिंग। हाँ, फिर अगर किसी पौधे की छाल मोटी है, जैसे आंवला या जामुन, तो उसके लिए पैच बडिंग करते हैं। इसमें रूट स्टॉक से छाल का एक चौकोर टुकड़ा निकालते हैं और ठीक उसी साइज का कली वाला टुकड़ा उसमें फिट कर देते हैं। एक चिप बडिंग भी होती है। ये तब करते हैं जब छाल आसानी से उतर नहीं रही हो। इसमें छाल के साथ थोड़ी लकड़ी भी निकालते हैं। सिद्धांत वही है, कली को रूट स्टॉक के कैम्बियम परत के संपर्क में लाना ताकि वो जुड़ जाए और बढ़ना शुरू कर दे। समझ गया। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, ये तो काफी पारंपरिक लेकिन बहुत असरदार तरीके लगते हैं पौधों को बढ़ाने के। क्या कोई एकदम नई आधुनिक तकनीक भी है जो आजकल इस्तेमाल हो रही हो? बिल्कुल, एक बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक है जिसने बागवानी में कई चीजें बदल दी हैं। वो है माइक्रो प्रोपगेशन, या जिसे आम भाषा में टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर, हाँ, ये नाम सुना है। ये लैब में होता है शायद? हाँ, ये प्रयोगशाला में होता है। इसमें हम पौधे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेते हैं, शायद पत्ती का एक नन्हा सा टुकड़ा या तने का बिल्कुल ऊपरी सिरा, या कई बार तो बस कुछ कोशिकाएं, सेल्स। इतना छोटा हिस्सा, उससे क्या होता है? उसे हम पोषक तत्वों से भरे एक खास जेली जैसे मीडियम पर रखते हैं, और ये सब पूरी तरह से साफ सुथरे यानी रोगाणुहीन एसेप्टिक माहौल में होता है ताकि कोई इन्फेक्शन न हो। अच्छा, लैब में जेली पर? हाँ, और इस तकनीक का आधार है पौधे की कोशिका की एक अद्भुत क्षमता, जिसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी, ये क्या है? टोटीपोटेंसी का मतलब है कि पौधे की लगभग हर कोशिका में ये काबिलियत होती है कि अगर उसे सही माहौल और पोषण मिले तो वो अकेली कोशिका बढ़कर, विभाजित होकर पूरा का पूरा नया पौधा बना सकती है। क्या बात है, एक कोशिका से पूरा पौधा, ये तो सच में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इसके फायदे क्या हैं फिर? फायदे जबरदस्त हैं। सोचिए, एक छोटे से ऊतक के टुकड़े से आप हजारों लाखों पौधे तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम जगह में और बहुत कम समय में। लाखों पौधे एक टुकड़े से? हाँ, और साल भर उत्पादन कर सकते हैं। मौसम का इंतजार करने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस तरीके से तैयार पौधे अक्सर बीमारी मुक्त होते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही पौधे के स्वस्थ हिस्से को चुना जाता है और सब कुछ साफ माहौल में होता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। और जो पौधे दुर्लभ हैं या लुप्त होने वाले हैं, उनको बचाने में ये तकनीक बहुत कारगर है। आजकल केला, ऑर्किड और सजावती पौधे जैसे जरबेरा, कार्नेशन, ये सब बड़े पैमाने पर टिश्यू कल्चर से ही उगाए जा रहे हैं। वाकई कमाल की तकनीक है। लगता है भविष्य में इसका इस्तेमाल और बढ़ेगा। अच्छा, ये तो हो गई मुख्य तकनीकें। इनके अलावा क्या पौधे अपने आप भी कुछ खास तरीकों से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जैसे बिना हमारी मदद के? हाँ, प्रकृति में भी अलैंगिक प्रवर्धन खूब होता है। कई पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर खाना जमा करके कुछ खास अंग बना लेते हैं जो नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। अच्छा, जैसे प्याज या रजनीगंधा, लिली में बल्ब होता है ना, वो एक खास अंग है।
ग्लैडियोलस में कॉर्म होता है। आलू खाते हैं हम, वो एक ट्यूबर है जो असल में तने का बदलावा रूप है। आलू तना है, मैं तो जड़ समझता था। हाँ, वो भूमिगत तना है, जबकि शकरकंद या डहलिया की जो मोटी जड़ें होती हैं उन्हें ट्यूबरस रूट कहते हैं, वो जड़ का बदलावा रूप है। अच्छा, और अदरक? अदरक या कैना लिली या फर्न, ये जमीन के नीचे फैलने वाले तने राइजोम से बढ़ते हैं। दूब घास देखिए, या स्ट्रॉबेरी, वो जमीन के ऊपर फैलने वाले पतले तने रनर से नए पौधे बनाते जाते हैं। हाँ, रनर तो देखें। केले के पेड़ के पास से जो नए पौधे निकलते हैं उन्हें सकर कहते हैं। तो माली लोग अक्सर इन्हीं प्राकृतिक अंगों का इस्तेमाल करके भी पौधे बढ़ाते हैं। बल्ब लगा दिया या राइजोम का टुकड़ा लगा दिया। वाह, प्रकृति के पास भी कितने तरीके हैं अपनी नस्ल बढ़ाने के। अच्छा, अब ये जो सारी तकनीकें हमने समझी, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, इनकी कामयाबी के लिए किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता होगा? मतलब क्या जरूरी है इनके सफल होने के लिए? देखिए, 2-3 चीजें बहुत अहम है। पहला है प्रवर्धन माध्यम। प्रोपगेशन मीडियम? माध्यम मतलब वो मिट्टी वगैरह जिसमें लगाते हैं। हाँ, वो मिट्टी, रेत, कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट या कोई और चीज जिसमें हम कटिंग या बीज लगा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? वो कटिंग को सहारा दे, उसमें नमी बनी रहे लेकिन पानी रुके नहीं, हवा आती जाती रहे, वो साफ सुथरा हो, उसमें बीमारी ना हो और जरूरत पड़ने पर उसमें थोड़े पोषक तत्व भी हों। सही माध्यम चुनना जरूरी है। बिल्कुल, रेत, मिट्टी, खाद, कोकोपीट, परलाइट, इन सब को अलग अलग अनुपात में मिलाकर अच्छा माध्यम तैयार किया जाता है। ठीक है, और दूसरी अहम चीज है पादप वृद्धि नियामक, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या PGRS। आम भाषा में इन्हें प्लांट हार्मोन भी कह देते हैं। हार्मोन? पौधों के भी हार्मोन होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। ये वो केमिकल हैं जो पौधों के अंदर बनते हैं और उनकी बढ़त को, जैसे जड़ें निकलना, टहनियां बढ़ना, फूल आना, इन सब क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो इनका क्या रोल है प्रवर्धन में? खासकर कटिंग में जड़ें निकालने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। कुछ कटिंग्स होती है ना जिनमें आसानी से जड़ें नहीं आती। हाँ? तो उनमें जड़ें निकलने को प्रेरित करने के लिए ऑक्सिन ग्रुप के हार्मोन आते हैं, जैसे IBA या NAA। इनका पाउडर या घोल कटिंग के निचले सिरे पर लगा देते हैं। इससे जड़ें जल्दी और ज्यादा निकलती हैं। अच्छा, तो ये हार्मोन लगाने से कामयाबी बढ़ जाती है? हाँ, कई गुना बढ़ जाती है, खासकर मुश्किल पौधों में। इन्हें लगाने के भी तरीके हैं। पाउडर में डिप करना, घोल में डुबाना या पेस्ट बनाकर लगाना। मतलब सही मिट्टी या माध्यम और जरूरत पड़ने पर सही हार्मोन का साथ मिल जाए तो काम बन जाता है। और हाँ, सही औजार भी तो चाहिए होंगे, चाकू, कैंची वगैरह। गमले, ट्रे, स्प्रेयर, ये सब चीजें काम आती हैं। तो सही तकनीक, सही माध्यम, सही हार्मोन अगर जरूरत हो और सही औजार, ये सब मिलकर ही सफलता दिलाते हैं। तो आज हमने पौधों को बढ़ाने की ये जो ढेरों दिलचस्प तकनीकें हैं, बीज से लेकर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग और यहाँ तक कि आधुनिक टिश्यू कल्चर तक, इन सब को समझा। हर तरीके की अपनी जगह है, अपनी खासियतें हैं, अपनी सीमाएं हैं। हाँ, और ये तकनीकें ही हैं जो बागवानी उद्योग को, फल सब्जी उत्पादन को चलाती हैं। हमें लगातार अच्छी गुणवत्ता वाले एक जैसे पौधे इन्हीं से मिल पाते हैं। सही कहा। ये जानना कि कैसे एक छोटी सी टहनी या कली से पूरा पेड़ खड़ा हो सकता है या कैसे लैब में एक कोशिका से हजारों पौधे बन सकते हैं, ये वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, ये न सिर्फ हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे आसपास जो हरियाली है, खूबसूरती है, उसको बनाए रखने और बढ़ाने के लिए भी ये तकनीकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन पे शायद हम सब सोच सकते हैं।